Hello everyone, this is part 7 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, The Making of Germany and Italy। तो देखो अब जर्मनी किस तरह से बना वो देखते हैं हम। 1848 के बाद ना यूरोप में जो नेशनलिज्म था उस वो ना डेमोक्रेसी या रेवोल्यूशन जैसे शब्दों से रिलेटेड नहीं था। मतलब डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, रेवोल्यूशन से लेना देना नहीं है नेशनलिज्म का। अब जो नेशनलिस्ट भावनाएं होती है ना, अब उसको ना कंजर्वेटिव्स लोग यूज करते हैं ताकि वो स्टेट की पावर को, कि राज्य कितना शक्तिशाली है, उसको प्रमोट कर सके और पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे यूरोप पे जमा सके। अब ये सब देखा जा सकता है इस प्रोसेस में भी कि किस तरह से जर्मनी बना और इटली बना एक नेशन स्टेट की तरह। जैसे आज इंडिया भी नेशन स्टेट बन चुका है ना, पहले कितने सारी रियासतों में बटा हुआ था, अब एक नेशन है बढ़िया सा। तो इसमें देखा जा सकता है, जैसा कि हमने देखा है कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है ना, ये मिडिल क्लास जर्मन्स में फैली हुई थी, जिन्होंने 1848 में कोशिश भी की कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है ना, उसके अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बना दे जिसको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करेगा। तो ये जो एक अच्छा लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, इसको मोनार्की या फिर मिलिट्री की कंबाइंड फोर्स ने अपोज किया, जिसको लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स प्रूशिया के, जिनको जंकर्स कहा जाता था, वो सपोर्ट भी करते थे। अब इसके बाद से ही देखो, प्रूशिया ने ना एक लीडरशिप ले ली नेशनल यूनिफिकेशन की, का जो मूवमेंट था ना, उसकी लीडरशिप प्रूशिया ने ले ली। अब प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, ओट्टो वॉन बिस्मार्क, अब इन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ इस प्रोसेस में काम किया है काफी। तो 3 वॉर्स, 7 साल में ही 3 वॉर्स ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ प्रूशिया ने लड़ी, जिसमें प्रूशियन विक्ट्री हुई, प्रूशिया के लोग जीत गए। और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट किया है, जर्मन स्टेट बनाने का काम इन्होंने किया है। तो जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग थे, विलियम वन, इन्होंने ये घोषित हुए जर्मनी के एम्परर, जर्मन एम्परर, एक सेरेमनी जो कि वर्सलेस में हुई थी उसमें। तो अब देखो, बहुत कड़कड़ाके की ठंड थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871 की। तो इसमें एक असेंबली जिसमें कि जर्मन स्टेट के प्रिंसेस भी थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क भी थे, तो ये सब हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठा हुए, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेलेस का हॉल है। तो इन्होंने नए जर्मन एम्पायर के जो हेड है ना, काइजर विलियम वन, प्रूशिया के, इन्होंने ये सब घोषित किया, नया जर्मन एम्पायर भी और ये नए हेड भी। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है ना जर्मनी ने, इसने एक तरह से प्रूशियन स्टेट की शक्ति दिखा दी थी, डोमिनेंस दिखा दी थी। अब जो ये नया स्टेट्स है ना, स्टेट बना है, इसकी कोशिश ये है कि करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो भी है जर्मनी का, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो प्रूशियन जो मेजर्स रहे हैं या फिर प्रैक्टिसेस रही है, अब ये पूरा मॉडल बन के आए थे रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए, बचे हुए जर्मनी के लिए। अब इटली का केस देखते हैं, इटली यूनिफाइड। तो जर्मनी की तरह ही ना इटली की भी एक बड़ा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, कि मतलब ये भी इसी तरह टुकड़ों में बटा हुआ था, विखंड, खंड खंड हो रखा था। तो इटालियंस भी अलग अलग डिनेस्टिक स्टेट्स में या फिर एक मल्टीनेशनल, मतलब बड़ी सी हैब्सबर्ग एम्पायर में बटे से हुए थे, खिंडे से हुए थे। तो 19 सेंचुरी के मिडल में ना इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो इसमें से सिर्फ एक, सर्दिनिया पीडमोंट, ये जो एक स्टेट है ना, इसको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। मतलब इटाली, इटली का जो प्रिंसली हाउस है ना, जो इटालियन है, वो रूल करता था। अब देखो, नॉर्थ को कौन रूल करता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। सेंटर को कौन रूल करता था, पोप। साउदर्न रीजन्स जो थे वो बर्बन किंग्स जो थे ना स्पेन के, वो उसको डोमिनेट करते थे। और इटालियन लैंग्वेज भी ना एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि लोकल वेरिएशंस बहुत थी, रीजनल वेरिएशंस बहुत थी इटली इटालियन लैंग्वेज की भी उस टाइम पर। तो 1830s में जूसेप मजीनी, इन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम दिया कि इस तरह से इटालियन रिपब्लिक यूनाइट करो, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाओ। और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली, ताकि जो उनके गोल्स है ना उनको पूरा कर सके। तो देखो, 1831 की भी अपराइजिंग हम देखा है, 1848 की भी देखा है। तो इनका जो फेलियर हो गया था ना, तो इसका मतलब क्या था, अब जो मेन इटालियन प्रिंसली हाउस जहाँ पे रूल कर रहा है, सर्दिनिया पीडमोंट, तो अब पूरी जिम्मेदारी सर्दिनिया पीडमोंट के जो रूलर है, किंग विक्टर इमैनुअल टू, इनके ऊपर आ गई है कि वो इन इटालियन स्टेट्स को वॉर के थ्रू यूनिफाई करे। तो जो जितने भी रूलिंग एलिट्स थे ना उस रीजन के, तो उनको ना एक यूनिफाइड इटली अच्छा लगने लगा। उनको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की पॉसिबिलिटी सी लगने लग गई थी कि एक अच्छा से यूनिफाइड इटली इटालियन स्टेट बन जाए तो ये सब हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर जो थे, कैवोर,
इन्होंने ना एक मूवमेंट सा चलाया ताकि इन रीजन्स को, इटली के रीजन्स को यूनिफाई कर सके। अब ये जो कैवोर थे ये ना तो कोई रेवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे। अब दूसरे भी जो वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स थे ना इटालियन एलिट के, तो उन्हीं की तरह ये भी फ्रेंच बोलते थे, और ये तो बल्कि इटालियन से भी अच्छी फ्रेंच बोलते थे, इटालियन होके भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अच्छी सी डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई, जिसमें ना फ्रांस के साथ बनाई थी। तो फिर ये अलायंस की हेल्प से सर्दिनिया पीडमोंट जो है ना, उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर दिया। अब देखो, जो रेगुलर ट्रूप्स, नॉर्मल सैनिक जो होते हैं ना, उसके अलावा एक काफी सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स जो कि जूसेप गरिबाल्डी की लीडरशिप में थे ना, उन्होंने भी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था, इनके साथ आ गए थे मैदान में। तो 1859 को इन्होंने हरा दिया। अब 1860 में क्या हुआ, 1860 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन्होंने 1859 में हराया था। अब 1860 में ये लोग साउथ इटली की तरफ मार्च करने लगे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ मार्च करने लगे, और फिर इन्होंने लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट उधर जीत लिया, ताकि ये जो स्पेनिश रूलर्स उधर थे उनको हटा पाए, और हटा भी दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू ना, वो यूनाइटेड इटली के किंग घोषित हुए। अब देखो, काफी जो इटालियन पॉपुलेशन जो थी ना, उनमें इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो वो बल्कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था। जो पीजेंट्स थे ना, काफी लोग जो कि गरिबाल्डी को सपोर्ट करते थे साउदर्न इटली में, उन्होंने सुना तो था इटालिया के बारे में, मतलब एक यूनाइटेड इटालियन स्टेट के बारे में, लेकिन उनको क्या लगता था कि ये जो बोले जा रहे हैं ना ला तालिया, ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, मतलब उनको इन सब बातों का पता ही नहीं था, एक नेशन स्टेट वगैरह का। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।